क्या आप अपने सपनों का घर ढूंढ चुके हैं और वो खरीदने के लिए आप बैंक लोन लेना चाहते हैं तो आप एकदम सही जगह आए हैं। इस वीडियो में हम एक चेकलिस्ट तैयार कर रहे हैं जिससे कि आपको ये पता लग जाएगा कि कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी होते हैं। अगर उसके बिना आप आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है आपको जो सेलर है जिससे आप खरीद रहे हैं घर, वो आपको बेवकूफ़ बना दे, बैंक आपको बेवकूफ़ बना सकता है। और दूसरी बात, अगर आप डॉक्यूमेंट्स के बारे में एकदम कंफर्म है तो बैंक वाले आपको बार बार वो डॉक्यूमेंट लेके आओ, ये लेके आओ, वो लेके आओ, ऐसे आपको धक्का नहीं खिलाएंगे। आपको पता होगा कि आपको क्या लेके आना है और किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको एकदम नॉलेजेबल बना देते हैं और ये एकदम समझा देते हैं कि किस किस डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है हाउसिंग लोन लेने के लिए। सबसे पहले जो जनरल डॉक्यूमेंट्स हैं जो कॉमन होते हैं हर एप्लीकेंट के लिए, उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आता है एक एप्लीकेशन फॉर्म। उसमें आपको बेसिक डिटेल्स आपके भरने पड़ेंगे। आपके भरने पड़ेंगे, अगर कोई गारंटर है तो उसके भरने पड़ेंगे, कोई को एप्लीकेंट है आपके साथ में कोई बैठ रहा है तो उसका भी आपको बेसिक डिटेल भरना पड़ेगा। उसके बाद पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ लगता है हर एक एप्लीकेंट का। जैसे कि आप और आपकी वाइफ इस लोन को ले रही हैं तो आपको इन दोनों के बेसिक डॉक्यूमेंट्स भरने पड़ेंगे और साथ में फ़ोटोग्राफ, और अगर गारंटर है तो उसका भी आपको फ़ोटोग्राफ लगाना पड़ेगा। उसके बाद केवाईसी डॉक्यूमेंट्स बहुत ही ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है। पैन कार्ड ज़रूरी हो चुका है और आधार कार्ड। आधार कार्ड अगर नहीं है तो आप पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, इस तरह के डॉक्यूमेंट्स जो आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं वो भी जमा कर सकते हैं। उसके बाद प्रूफ ऑफ एसेट, एसेट दिखाना बहुत ज़रूरी है। बैंक इस चीज़ को तय करना चाहता है कि आपको लोन देने से बैंक को कोई नुकसान नहीं है। तो बैंक ये जानना चाहती है कि आपका बैकग्राउंड कैसा है। तो आपका जो भी एसेट है अगर आप उसका प्रूफ लगा दें तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। जैसे कि अगर आपने एलआईसी कुछ ले रखा है तो उसका आप लगा दीजिए, या फिर आपके पास अगर गाड़ी है तो उसका आरसी बुक लगा दीजिए। उसका एक उनको वैल्यू पता लग जाएगा कि कितना बैठता है। अगर आपके पास कोई लैंड है तो उसका प्रूफ लगा दीजिए। तो इससे क्या है, बैंक बस ये कंफर्म करना चाहता है कि वो गलत आदमी को नहीं देते। आ, उसका मतलब ये नहीं कि वो आपसे ये सब लेने आ जाएंगे अगर आप वापस नहीं भर पाएंगे। ऐसा नहीं है। बस वो ये जानना चाहती हैं कि आप एक एलिजिबल बोरोअर हैं, और क्योंकि बैंक हर किसी को लोन नहीं देना चाहती। हाउसिंग लोन एक लंबा लोन होता है, काफ़ी कम इंटरेस्ट रेट पे बैंक देती हैं। तो इस वजह से बैंक बस इस चीज़ को इंश्योर करना चाहती है। अब अगला हम बात कर लेते हैं, अगर आप सैलरीड हैं, अगर आप तनख्वाह लेते हैं हर महीने, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको जमा करना रहता है। सबसे पहले आता है आपका सैलरी स्लिप, और 3 महीने का सैलरी स्लिप आपको जमा करना पड़ेगा। फॉर्म 16 पार्ट ए और बी रहता है। जो भी सैलरीड है उनको इसके बारे में पता ही होगा। वो लास्ट 1 साल की, जो 1 साल का जो फॉर्म 16 है वो आपको देना है। ITR विद कंप्यूटेशन वो भी 1 साल का ही देना है। बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, जहाँ पे भी आप सैलरी लेते हैं उस बैंक का स्टेटमेंट आपको 6 महीने का देना है। एम्प्लॉय आईडी एंड अपॉइंटमेंट, प्रमोशन, इंक्रीमेंट लेटर, इसमें से जो भी है आपके पास, ये प्रूफ करने का कि आप किसी संस्था में काम करते हैं, उसके लिए ये आपको इनमें से कोई जमा करना पड़ेगा। यही अगर आप बिजनेस करते हैं तो जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले ITR विद कंप्यूटेशन आपको 2 साल का देना पड़ेगा। बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस आपको दिखाना पड़ेगा लास्ट 2 साल का। TDS सर्टिफिकेट फॉर्म 26A ज़रूरी है दोस्तों, लास्ट 2 साल का वो भी। बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, इस केस में आपको करंट और सेविंग दोनों का दिखाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप बिज़नेस करते हैं, अगर आप एक अच्छे बिजनेसमैन हैं तो ज़रूर आपका करंट अकाउंट होगा, तो उसका भी देना है। साथ में आपको अपने इंडिविजुअल अकाउंट का भी देना है, जो आपका मेन अकाउंट है वो 1 साल का स्टेटमेंट आपको देना रहेगा। GST रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और GST जो रिटर्न है उसके आपको सर्टिफिकेट स्टेटमेंट देने पड़ेंगे। अगर उससे पहले आप वैट भरते थे तो उसका भी आपको देना पड़ेगा। तो अब हम प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, आपको इसके बारे में पता रहना चाहिए, नहीं तो जिससे आप खरीद रहे हैं वो आपको बेवकूफ़ बना सकता है। तो आपको ये जो चेकलिस्ट है इसमें जो जो डॉक्यूमेंट्स के बारे में दिया गया है ये पूरे पूरे का पूरा आपको ले लेना है। एक भी डॉक्यूमेंट आपको मिस नहीं करना। तो सबसे पहले एग्रीमेंट टू सेल होना चाहिए। जो पार्टी आपको बेच रही है वो आपको ये प्रॉपर्टी दे रही है इस डेट पे, ऐसा एक आपको एग्रीमेंट लिखवाना पड़ेगा। स्टैम्प पेपर पे अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग कीमतें रहती हैं तो वहाँ का आपको रेट पता करना पड़ेगा। चेन ऑफ लास्ट 30 ईयर्स, जमाबंदी बोलते हैं इसके, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग जगहों पर रीजन में
अलग अलग नाम से बोला जाता है, लेकिन ये एक चेन है जो आपको देख के ही पता लग जाएगा कि लास्ट 30 साल में किस किस के हाथ में ये प्रॉपर्टी गई थी। तो देख लीजिए कि लेटेस्ट जो प्रॉपर्टी जिसके हाथ में है उसी के हाथ से आप ये प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। उसके बाद एक अप्रूव्ड मैप होता है कंपीटेंट अथॉरिटी जो बना के देता है, और उसमें पूरा पता लग जाता है कि कौन से रोड से निकल के आता है, ये घर कैसे पहुंचा जाता है। तो उससे आप ये लोकेट कर सकते हैं कि जो लोकेशन स्केच आपको बना के दिया है, जो मैप आपको बना के दिया है, वो उसी घर का है। उसके बाद स्टैम्प रिसीट होता है फॉर पेमेंट ऑलरेडी मेड टू द बिल्डर सेलर टिल डेट। जो भी प्रीवियस बंदा था जो जिससे आप खरीद रहे हैं, जो जो उसने पेमेंट की है, वो पूरा आपके पास एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए कि लास्ट उसने जो लोन, अगर उसने कोई लोन लिया था तो उसका पेमेंट वो किस हिसाब से कर रहा है, उसका आपको पता होना चाहिए। उसके बाद प्रॉपर्टी टैक्स रसीट, जो लास्ट टैक्स भरा था वो किसके नाम पे है, वो उसी बंदे के नाम पे होना चाहिए जिससे आप ये प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। इसके अलावा आप जो ये परचेज़ कर रहे हैं उसका एक सेल डीड होना चाहिए, उसमें ये पता लगता है कि परचेसर कौन है, सेलर कौन है। और इस सेल डीड के अलावा जो प्रीवियस सेल डीड है, जो आपके सेलर ने जिससे ख़रीदा था, तो वो जो सेल डीड है उसका भी आपको साथ में रखना पड़ेगा। इसके अलावा एक अथॉरिटी लेटर होता है जो एडवोकेट बना के देता है। वो उसमें ये लिख के दे सकता है कि जो जो डॉक्यूमेंट्स लिए हैं वो सारे बराबर ले रखे हैं, इसमें कोई डॉक्यूमेंट्स मिस नहीं है। इसके अलावा दोस्तों इसमें जो मेंशन नहीं है वो भी एक मैं बता देता हूँ, वैल्यूएशन सर्टिफिकेट होता है। एक वैल्यूअर होता है, वो एक वैल्यू तय करता है कि इस प्रॉपर्टी की कितनी वैल्यू होनी चाहिए। तो आप उस हिसाब से देख सकते हैं कि आपसे जो पैसा मांगा जा रहा है क्या वो ज़्यादा है, कम है। तो वो एक वैल्यूएशन सर्टिफिकेट भी बहुत ज़रूरी होती है। तो इतने थे दोस्तों बेसिक डॉक्यूमेंट्स। इसके अलावा अगर बैंक वाले आपसे कुछ और डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं तो मेरे को कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं कि उस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत सही में है भी या नहीं, क्योंकि हो सकता है किसी किसी केस में केस स्पेसिफिक होके कोई डॉक्यूमेंट मांग लिया जाए। तो 90% लोगों से इतने ही डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, और इससे क्या आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं बैंक में। और एक ये भी आइडिया आपको मिल गया होगा कि इतना कोई मुश्किल नहीं है, बस ये जो डॉक्यूमेंट्स बोले गए वो होने चाहिए, जिससे कि आप भी लीगली सेफ़ रहें, बैंक भी लीगली सेफ़ रहें, और आगे फ्यूचर में आपको, दूसरों की भी तो मैं बात नहीं करूँगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस इसके लिए ये वीडियो बनाया है। अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों चैनल को इसी तरह के यूज़फुल कंटेंट और देखने के लिए। और अगर किसी और को ज़रूरत है ऐसे ऐसे ही वीडियो को तो ज़रूर उनके साथ ये शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।